रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। स्टेज पर बैठे पार्लियामेंटेरियंस, मेयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार, मेरे सामने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब को मालूम है कि पेशावर के रिविटलाइजेशन प्लान के तहत ये तमाम प्रोजेक्ट्स हमने कुछ शुरू किए थे। आज जमील चौक अंडरपास का इफ्तिताह है। जो इससे पहले शुरू हुए थे उनकी प्रोग्रेस आपके सामने है। जिस तरह के हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला 90 दिन के अंदर अंदर हम उनको कंप्लीट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी मराहिल में है और इंशाअल्लाह 90 दिन का जो टारगेट था वो हम अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ आज जमील चौक का इफ्तिताह किया है। 90 दिन का टाइम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये 2.5 महीने से पहले इंशाअल्लाह हम कंप्लीट करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत पेशावर में हम तकरीबन 200 अरब रुपए के मंसूबे ला रहे हैं और मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई को, उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने इन तमाम कामों का फॉलो अप किया और जिस तरह से वो मुसलसल इसको फॉलो करके पर वक्त इसकी तकमील यकीनी बना रहे हैं, तो आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इंशाल्लाह ये सफर तरक्की का ये सफर ना पेशावर में आखिरी है और ना खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरह के मैंने आप सबसे वादा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये साल इंशाअल्लाह ताला अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको दिखाऊंगा जरूर इंशाअल्लाह। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है जिसने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो वफाकी हुकूमत की तरफ से, चाहे पॉलिटिकल चैलेंजेस हो इदारों की तरफ से, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो, उन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। माली साल 2026 और 27 में बाकी तमाम सूबे और वफाक अपना तरक्याती बजट कम कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो तरक्याती बजट 195 अरब रुपए से 235 अरब रुपए कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो बाकी सूबे और वफाक अपना टारगेट रखे हुए थे कि हमने माली साल 2025 और 26 में ये टारगेट अचीव करना है, तो वफाक ने तकरीबन 1200-1300 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो कम कलेक्शन की है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाहिद हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा अचीव किया है। हमारा टारगेट था 129 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 150 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर चुकी है। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, आपके इल्म में होना चाहिए कि पिछले तकरीबन 77 साल में खैबर पख्तूनख्वा जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था वो 93 अरब रुपए था। इस साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो 150 अरब रुपए पर ले गई है और इंशाअल्लाह ताला 2026 और 27 के माली साल हमने 180 अरब रुपए का टारगेट रखा है और ये मैं आपको इंशाअल्लाह 200 अरब रुपए तक पहुंचाकर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, जब आप में कुछ कर दिखाने की सलाहियत हो, जब आप अवामी मैंडेट से आते हैं, जब आप अवामी ताकत से आते हैं, तो फिर आप अपनी अवाम का सोचते हैं, अपने सूबे का सोचते हैं, तब आप परफॉर्म कर पाते हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो आपके मैंडेट से आई है। बाकी तमाम सूबों में और वफाक में आपके मैंडेट पर, पाकिस्तानियों के मैंडेट पर डाका डाला गया था। चोर दरवाजे से आए हैं। जब हुकूमतें चोर दरवाजे से आती हैं, बैसाखियों पर आती हैं, तो उनको ना अवाम की फिक्र होती है ना पाकिस्तान की फिक्र होती है। तब 5300 अरब रुपए की करप्शन होती है और पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तानी जितने भी इन करप्ट हुक्मरानों को लाए हैं वो सब खामोश होते हैं। जो हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ आती है, जो अवाम का सोचती है, अपने सूबे का सोचती है, अपने मुल्क का सोचती है, उसके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके लिए फिर जो काले चैनल्स हैं उसमें पैसे दिए जाते हैं और जाली बयानिए गढ़े जाते हैं। लेकिन जहां पर IMF रिपोर्ट करती है कि इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है, वहां पर लब खामोश कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब अवामी मैंडेट के साथ एक अवामी हुकूमत आती है तो वो अवाम के हक में फैसले करती है,
اگر کوئی فیصلہ عوام کو پسند نہ آئے تو اس پر نظرثانی ہوتی ہے, اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن جب عوامی مینڈیٹ سے کوئی حکومت نہیں آتی تو وہ 12 ارب روپے کا جہاز خریدتی ہے اور پھر اسمبلی کے فلور پر کہتی ہے کہ ہاں ہم نے خریدا, کیا کر لو گے. جب عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آتی ہے تو وہ اپنے صوبے میں ریونیو جنریشن کرتی ہے. جب چور دروازوں سے, بیساکھیوں سے, کسی کے کندھے پر حکومت آتی ہے تو وہ 1200 ارب روپے سے کم ریونیو کلیکشن کرتی ہے. تب کسان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, تب مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, تب نوجوانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, تب عوام کی فکر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. تب آپ کی سر کی قیمت لگائی جاتی ہے اور باہر جزیرے اور فلیٹس خریدے جاتے ہیں. جب چور دروازوں سے حکومتیں بنتی ہے تو تب آپ کی معیشت 3% پر آ پہنچتی ہے. آپ کا وزیر اعظم, آپ کے دلوں کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان تحریک انصاف کا تاحیات چیئرمین, ہم سب کی دلوں کی دھڑکن جو آپ کے ووٹ سے آیا تھا, عمران احمد خان نیازی, جب اس کی حکومت تھی آپ کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا. کسان خوش تھا, مزدور خوش تھا, نوجوان خوش تھے, ہمارا انڈسٹری گروتھ کر رہا تھا. لیکن بیرونی غلاموں نے بیرونی سازش کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا. 4 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے. کسی بھی وزیر اعظم نے 5 بجٹ پیش نہیں کیے. یہ جعلی وزیر اعظم جو بیٹا ہے اس نے 5 بجٹ پیش کیے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. اس کے باوجود بھی کسان رو رہا ہے, مزدور رو رہا ہے, نوجوان رو رہے ہیں, پاکستان کا غریب طبقہ رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ نالائق ترین لوگ ہیں پاکستان کے, صرف بوٹ پالش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. ان کو کوئی اپنے گھر کا چوکیدار بھی نہیں رکھے گا کیونکہ یہ جگہ بالکل خالی ہے. نہ ان کے پاس پالیسی ہے, نہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو پسند ہے, دکھایا ہوا ہے, پاکستان کی فکر ہی نہیں. میرے پاکستانیوں, پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اور یہ مزید جائے گا اگر وہ لوگ جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں, جنہوں نے اداروں کو, تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں دیے تو پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا نوجوان ہے. ہمارے پولیس والے بغاوت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کس کے لیے مر رہے ہیں, کیوں مر رہے ہیں, کیوں, کس پالیسی کے تحت مر رہے ہیں. اس پالیسی کے تحت جو 22 سال سے خیبر پختونخوا پہ امپلیمنٹ ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. 14 آپریشن, 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور 22 آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. بڑھتی جا رہی ہے. یہ پالیسیز, یہ رویہ, یہ بند کمروں کے فیصلے, یہ میرے پاکستان کو کھا رہے ہیں, میرے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. مطلب ہم تو سیاسی لوگ تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں. ہمارے ججز بے بس ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ کے 3 ججز حکم دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری نہیں ہے. تمام ججز کو, صرف ان 3 ججز کو نہیں جنہوں نے آرڈر کیے تھے, تمام ججز جتنی بھی ہمارے عدلیہ کے ججز ہیں, چاہے خیبر پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, وہ اپنے گریبان میں ذرا دیکھیں, سوچیں کہ یہ ان کی بے توقیری ہو رہی ہے, ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اگر یہی رویہ ہے کہ آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو آپ صاحب بول دیں, عدالتوں کو پہلے لگا دیں. جب انصاف نہیں مل رہا, جب آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو پھر عدالت کا مطلب کیا ہے؟ پھر عوام کس سے امید رکھے, کس کی طرف دیکھے عوام؟ جب عدالت انصاف نہیں کرے گی تو پھر عوام خود انصاف کریں گے, اور جب عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر کسی کو بھی سچ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور وہ حالات میں دیکھ رہا ہوں, جو جذبہ, جو جنون اور ان اداروں کے لیے نوجوانوں کی آنکھوں میں جو میں نفرت دیکھ رہا ہوں, یہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے. اگر ایک دفعہ یہی نوجوان, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا پسا ہوا طبقہ, پاکستان کا یہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جزیرے خرید رہے ہیں, وہ آپ کو
खरीद रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई से खरीद रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि उनके लिए दो की रोटी मुयस्सर नहीं, ऐसे नहीं घर का खर्चा चला सके, तो इसका हिस्सा तो कहीं निकलेगा ना, जरूर निकलेगा, वो मजबूर है हिस्सा, और इससे अशरफ भी निकालेंगे जिनकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, जिनकी वजह से मेरी पाकिस्तान की ये हालत हुई है। इमरान खान साहब ने क्या गुनाह किया? एब्सोल्युटली नॉट बोला था, फिर उन्हें गुलामी मंजूर नहीं की थी, इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, कुफार की सरजमीन पर कुफार के सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोला था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा रखा, इसलिए वो किसी को नापसंद था और आपने उनकी गुलामी में उनको निकाल दिया। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मुझे बताएं जिन्होंने इमरान खान साहब को हटाया है, वो मुझे बताए कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या तीर मार लिया, इदारों के लिए नफरत बना दी, ये आप लोगों ने अचीव किया। जाएं जरा किसी तकरीब में जाएं, बाजार में जाएं, लोगों का गुस्सा देखें, अपना ओहदा उसे बताएं, जनरल पब्लिक में जाएं, अपना ओहदा बताएं, अपना डिपार्टमेंट बताएं, जिसने ज्यादती की है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट से हो, जरा आवाम के सामने जाए और आवाम को बताए कि मैं उस डिपार्टमेंट का हूं। फिर आवाम की नफरत आप देखें, उनका गुस्सा देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों की माँ और बहनों को सड़कों पर घसीटे, चादर चार दिवाली की पामाली करें, माइनर 18 साल से कम लोगों को दहशतगर्दी के पर्चों में मिलिट्री ट्रायल करवाएं, जेलों में डालें। बुजुर्ग खवातीन यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवल हैं, वो बेचारी कोट लखपत जेल में है। क्या वो किसी की बीवी नहीं है? क्या वो किसी की मां नहीं है? अलीम आपा, नूरीन आपा, उज़्मा आपा, उनके साथ क्या किया गया अडयाला जेल के बाहर? क्या वो किसी की बहन नहीं है? किसी की बहनें नहीं है? किसी की माएं नहीं है? बुशरा बीबी साहिबा, उसको क्यों ना हक कैद किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है इमरान खान साहब को कमजोर करने के लिए? क्या बुशरा बीबी साहिबा किसी की बीवी नहीं है? किसी की मां नहीं है? तो अगर दूसरों की बहनों से, माओ से, बीवियों से आप ये करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आपकी माओ, बहनों, बीवियों, बेटियों की इज्जत करेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है तो आपने दूसरों की माँ, बहनों, बेटियों की इज्जत करनी होगी, आपने उनकी कदर करनी होगी, और ये रवैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं लिख के कहता हूं कि ये रवैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। हम 27 सितंबर को आ रहे हैं इस्लामाबाद, और इंशाअल्लाह इतनी तादाद में आ रहे हैं कि सोच की नहीं होगी, हमारी पूरी तैयारी है इंशाअल्लाह ताला। इस दफा मेरे पाकिस्तानियों, हमारी तैयारी मुकम्मल है इंशाअल्लाह ताला। इस दफा हम इस्लामाबाद आएंगे और कोई इस दफा नहीं चला सकता, क्योंकि जिस तादाद में आएंगे तो ये सोच भी नहीं सकते, और इतनी बड़ी तादाद पर गोलियां चला भी नहीं सकते। दूसरी बात, हमने तमाम आईनी कानूनी रास्ते अपनाए, हम कौमी असेंबली में गए, हम जाली वजीर आजम के पास गए, हम पंजाब की जाली हुकूमत के पास गए, हम इन अदालतों में गए जो अपने अहकामात इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास गए, जितनी भी आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हैं वो हमने अपनाए। तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनका अमला, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब सारे आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, उसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और हम अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज निकाल करवाएंगे, और उसके बावजूद भी आप कुछ करेंगे तो आप सबसे बड़े जलील इंसान होंगे। आप फिर किसी के जाती नौकर होंगे, आप पाकिस्तान के नौकर नहीं है, इस रियासत के नौकर नहीं है, तो आपको वैसा भी ट्रीट किया जाएगा जिस तरह किसी के जाती मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। आपको सरकारी मुलाजिम बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारे पास मौका है अपनी तारीख और तकदीर बदलने का। इस दफा हमने सोना नहीं है, इस दफा हमने आराम नहीं करना। चाहे मेरे रिक्शे का ड्राइवर है, रेडी वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट्स है, वकला है, लोग, तमाम लोगों ने 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का हिस्सा बनना है। आप सब ने निकलना है, इमरान खान साहब के लिए नहीं। इमरान खान साहब को किसी चीज की कमी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी नहीं। आपने अपने आप के लिए निकलना है, आपने खुद के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान के लिए निकलना है, पाकिस्तानी अवाम के लिए निकलना है। और इंशाअल्लाह ताला इस दफा जब आप निकलेंगे तो मेरा अपने रब पर पूरा ईमान है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।